गुड मॉर्निंग। जसवीर एजुकेशन इंस्टीट्यूट सांडवा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 12वीं आर्ट और 12वीं साइंस की ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं और बच्चों की पढ़ाई का ध्यान में रखते हुए हमने जो है कक्षा 10 की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने का निर्णय लिया है। मैं उमेश शर्मा आपको सामाजिक विज्ञान एसएसटी की आपकी क्लासें लूँगा, सोशल स्टडी की। अभी कोरोना की वजह से एसएसटी और मैथ का 10th का पेपर भी पेंडिंग है, तो उनके लिए भी काम का है। और दूसरा, जो बच्चे 9th से 10th में प्रमोट हुए हैं उनको तो ये निश्चित रूप से काम का है ही। तो आज से हम सामाजिक विज्ञान शुरू करेंगे। 10th एसएसटी के 4 पार्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। क्योंकि अब एसएसटी के एग्ज़ाम की घोषणा कभी भी हो सकती है, टाइम टेबल कभी भी आ सकता है, इसलिए हम सबसे पहले एसएसटी का जो छोटा पार्ट है इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का, वो शुरू करने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स का पहला जो लेसन है 10th में वो है आर्थिक अवधारणाएं व नियोजन। देखिए इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, पहले ये समझे इस लेसन में हमें पढ़ना क्या क्या है। हमें इस लेसन में सबसे पहले जो पढ़ना है वो है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय कहेंगे किसे? दूसरा, हम राष्ट्रीय आय की गणना क्यों करते हैं? तीसरा, क्योंकि इस लेसन से छोटे क्वेश्चन ही आते हैं इसलिए हमें ध्यान रखना है। पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ उत्पादन किसे कहते हैं, या उससे पहले आया हुआ राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। गणना क्यों की जाती है, दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। तीसरा, राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं यानी कि रूप कौन कौन से हैं। फिर इसके अलावा हम आगे देखते हैं तो प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय किसे कहेंगे, उसका सूत्र क्या है ये देखेंगे हम। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों के बारे में चर्चा करेंगे कि क्षेत्रक कौन कौन से हैं अर्थव्यवस्था के। इसके अलावा सतत पोषणीय विकास किसे कहा जाएगा, मानव सूचकांक, मानव सूचकांक की चर्चा की जाएगी। आर्थिक वृद्धि किसे कहेंगे और आर्थिक विकास किसे कहेंगे, इसकी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा भारत में नियोजन, इसकी चर्चा की जाएगी। और अंतिम रूप से हम थोड़ा सा देखेंगे नीति आयोग। तो ये 10 तरह के क्वेश्चन इस लेसन में इंपॉर्टेंट है। 10वीं बोर्ड के हिसाब से 10 तरह के क्वेश्चन है ये जो इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आय किसे कहेंगे, राष्ट्रीय आय की गणना क्यों की जाती है, राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं कौन कौन सी हैं, प्रति व्यक्ति आय किसे कहा जाएगा, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा देखेंगे भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के प्रयास, भारत में राष्ट्रीय आय गणना के प्रयास स्वतंत्रता से पूर्व किसने किए, उसके बाद क्या स्थिति रही वो देखा जाएगा। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्रक हैं, सतत पोषणीय विकास किसे कहा जाएगा, मानव सूचकांक से क्या तात्पर्य है, आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास में क्या अंतर है, नियोजन क्या है, नीति आयोग, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। चलते हैं हम एक एक टॉपिक को अच्छे से लेते हैं धीरे धीरे। पहले देखें, पहला जो हमारा बिंदु है कि राष्ट्रीय आय कहेंगे किसे। राष्ट्रीय आय किसे कहेंगे, सीधी सी परिभाषा है, एक देश में जितने भी उत्पादन के साधन होते हैं, हम अगर एक घर की आय देखें तो घर की आय का ये होता है घर में कमाने वाले कितने कितने सोर्सेज हैं। तो वही चीज़ है कि राष्ट्र की आय देखें तो राष्ट्र में उत्पादन के सोर्सेज क्या हैं, उत्पादन के साधन क्या क्या हैं। तो एक देश में उत्पादन के जितने भी साधन हैं, यानी कि एक देश में उत्पादन के समस्त साधनों के द्वारा, उत्पादन के समस्त साधनों के द्वारा एक वित्त वर्ष में, एक वित्त वर्ष में, यहाँ पर वित्त वर्ष से एक जो वित्त वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होता है। तो ये भी एक अलग से याद रखना है कि वित्त वर्ष का समय क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो एक देश में उपलब्ध उत्पादन के समस्त संसाधनों या साधनों के द्वारा एक वित्त वर्ष में होने वाला
होने वाला समस्त उत्पादन। अब समस्त उत्पादन से मतलब यहाँ पर वस्तु से भी है, उत्पादन वस्तु का भी होता है और उत्पादन सेवा का भी होता है। तो परिभाषा क्या बन जाएगी कि एक देश में उपलब्ध समस्त उत्पादन के समस्त संसाधनों के द्वारा एक वित्त वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं का जितना उत्पादन किया जाता है उससे होने वाली आय के अंतिम मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाएगा। सीधा सीधा है कि एक देश में जितने भी उत्पादन के संसाधन हैं उनसे जितना भी उत्पादन होता है अंतिम रूप से वस्तुओं और सेवाओं का, अंतिम रूप से कहेंगे इसे, वस्तुओं और सेवाओं का, उनसे जो भी हमें मूल्य प्राप्त होता है वो जो मूल्य होता है उसका योग जो है वो क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय। तो सीधा सीधा परिभाषा है कि एक देश में उत्पादित होने वाली समस्त वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य के योग से जो आय प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, अब राष्ट्रीय आय की हम अवधारणा की बात करें तो जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, थोड़ा सा हमें जीडीपी का भी याद रखना है। जीडीपी किसे कहेंगे, जीडीपी में कुछ नहीं है, वो एक ही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या करना है कि इसमें हम जोड़ देंगे एक घरेलू देश की सीमा के अंदर होने वाले समस्त उत्पादन, समस्त उत्पादन किसका, वस्तुओं और सेवाओं का, उसके मूल्य का अंतिम जो योग है वो क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय आय कहलाएगा, या वो सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। ये अवधारणा जो है ये अलग अलग है, लेकिन ये राष्ट्रीय आय से संबंधित ही है। जीडीपी भी राष्ट्रीय आय से संबंधित ही है। इसके अलावा एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। इसके अलावा एनएनपी, नेट शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ये अलग अलग अवधारणा जरूर है, लेकिन इनका सबका संबंध राष्ट्रीय आय से ही है। तो आपसे पूछे राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं कौन कौन सी हैं, तो राष्ट्रीय आय की अवधारणा ये हैं। ये राष्ट्रीय आय की परिभाषा हो गई, ये राष्ट्रीय आय की अवधारणा हो गई। फिर हमारे आगे प्रश्न आता है कि हम राष्ट्रीय आय की गणना क्यों करते हैं, क्या कारण है कि राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। देखें, राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला ये कारण है कि हमने कितनी आर्थिक प्रगति की, क्योंकि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय की 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में गणना की जाती है कि कितनी आय हुई करके प्रतिवर्ष। तो हम ये देखते हैं कि हमने कितना आर्थिक प्रगति की है। हमारी आर्थिक प्रगति, किसी भी देश की आर्थिक प्रगति को जानने के लिए राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। पहला कारण आर्थिक प्रगति को जानने के लिए एक तो। दूसरा, मैंने ये कहा कि अर्थव्यवस्था में समस्त उत्पादन के साधन कौन से होते हैं, जो जिस क्षेत्रक है, प्राथमिक क्षेत्रक है, द्वितीय क्षेत्रक है, तृतीय क्षेत्रक है। तो किस क्षेत्रक ने अर्थव्यवस्था में कितना योगदान दिया है, कि कृषि क्षेत्र ने कितना योगदान दिया है, सेवा क्षेत्र ने कितना योगदान दिया है, द्वितीय क्षेत्र ने कितना योगदान दिया है। तो किस क्षेत्रक ने कितना योगदान दिया है ये जानने के लिए क्षेत्रकों का योगदान जानने के लिए फिर तीसरा जो है कि राष्ट्रीय आय की गणना क्यों की जाती है। हम ये कहते हैं कि अमेरिका की राष्ट्रीय आय ज़्यादा है, भारत की राष्ट्रीय आय कम है, या श्रीलंका की राष्ट्रीय आय कम है, भारत की राष्ट्रीय आय ज़्यादा है। तो वो राष्ट्रीय आय ज़्यादा है कम है हम तुलना कर रहे हैं, तो दो देशों की अर्थव्यवस्था के बीच तुलना करने के लिए तीसरा कारण क्या हो जाएगा, गणना क्यों कहते हैं, दो देशों की अर्थव्यवस्था के बीच तुलना करने के लिए। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि किसी वर्ष राष्ट्रीय आय कम हो जाती है, तो हम ऐसे क्या प्लान करें भविष्य के लिए, हम ऐसी क्या योजनाएं बनाएं कि हम अधिक आर्थिक प्रगति कर सकें, अधिक राष्ट्रीय आय को बढ़ा सकें। तो हम ये कह सकते हैं भावी योजनाओं के निर्माण के लिए। देखें,
पहले हमने पढ़ा राष्ट्रीय आय किसे कहेंगे, तो एक देश में जितने भी उत्पादन के संसाधन उपलब्ध होते हैं उनके द्वारा जो वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम उत्पादन होता है उसके समस्त मूल्य के योग को हम राष्ट्रीय आय कहेंगे। राष्ट्रीय आय की अवधारणा मैंने आपको बता दी, जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी ये राष्ट्रीय आय की अवधारणा है। इसके अलावा जीएनपी भी राष्ट्रीय आय की अवधारणा में शामिल करेंगे। देखें तो ये राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं हो गई। राष्ट्रीय आय की हम गणना क्यों करते हैं? आर्थिक प्रगति को जानने के लिए, किस देश ने कितनी आर्थिक प्रगति की है, किस क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में या अर्थव्यवस्था में कितना योगदान है वो जानने के लिए, दो देशों की अर्थव्यवस्था के बीच तुलना करने के लिए, भावी योजनाओं के निर्माण के लिए हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। एक हमें यहाँ छोटा सा क्वेश्चन जो पिछली बार आ चुका है, उत्पादन किसे कहेंगे, ये भी ध्यान रखना है, उत्पादन किसे कहेंगे? तो जो वस्तु होती है, वस्तुओं की उपयोगिता में सृजन, उपयोगिता में व मूल्य वृद्धि में सृजन। जैसे कपास है तो कपास की उपयोगिता हमने और बना दी कि उससे कपड़ा बना लिया, तो वस्तु की उपयोगिता में व उसके मूल्य वृद्धि में सृजन करना ही क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। ठीक है, देखें आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला जो हम कर रहे हैं, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम किसे कहेंगे? प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय सीधा कहा जाता है कि राष्ट्रीय आय को जब हम कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं, राष्ट्रीय आय को हम जब कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो जो प्रतिफल के रूप में प्राप्त होता है उसे हम प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम कहते हैं। देखें आपको परिभाषा के रूप में पूछे तो सीधा सीधा लिखना है कि जब राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से विभाजित किया जाता है तो जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। अगर हमें सूत्र पूछेंगे तो राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या, ये प्रति व्यक्ति आय। अब क्वेश्चन ये है कि प्रति व्यक्ति आय बेहतर माप है या राष्ट्रीय आय बेहतर माप है? प्रति व्यक्ति आय बेहतर माप है या राष्ट्रीय आय बेहतर माप है? तो देखें दोनों की तुलना में प्रति व्यक्ति आय बेहतर माप है, क्योंकि राष्ट्रीय आय में हमें प्रत्येक व्यक्ति औसतन कितना कमा रहा है, कितना उसका आय है ये पता नहीं लगता, जबकि प्रति व्यक्ति आय में हमें ये पता लगता है कि प्रति व्यक्ति औसतन कितना कमा रहा है। तो इसलिए राष्ट्रीय आय की तुलना में प्रति व्यक्ति आय बेहतर माप है। ठीक है, अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की। क्षेत्र देखिए 3 क्षेत्रक हैं, प्राइमरी यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्रक, यहां पर आ जाएगा द्वितीयक क्षेत्रक सेकेंडरी, और फिर टर्सरी या तृतीयक क्षेत्रक। तो 3 सेक्टर हैं किसी भी इकोनॉमी के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इसमें रटना नहीं है, समझें। प्राकृतिक रूप से हमें जो प्राप्त होता है, चाहे वो कृषि से प्राप्त हो या कृषि की जो सहायक गतिविधियां हैं उनसे प्राप्त हो, कृषि या इनकी सहायक गतिविधियों से जो भी प्राप्त होता है उसको हम शामिल करते हैं प्राथमिक क्षेत्रक में। ठीक है, द्वितीय क्षेत्रक में क्या है कि कृषि और सहायक क्षेत्रकों से जो कच्चा माल प्राप्त होता है उसे हम उद्योगों में ले जाकर उसको एक नए रूप में परिवर्तित कर देते हैं, विनिर्माण उद्योग। द्वितीय क्षेत्रक में क्या आ जाएगा? विनिर्माण उद्योग। अभी उदाहरण से समझ जाएंगे इसको। और तीसरा क्षेत्रक जो है वो सेवा क्षेत्र कहलाता है। क्यों कहलाता है वो भी बताएंगे आपको। सेवा क्षेत्र। अब यहां पर समझें, हमें कृषि से कपास प्राप्त हुआ, कृषि से क्या प्राप्त हुआ? कपास। इस कपास को हम ले गए ट्रक के द्वारा उद्योगों में, तो यहां पर ये उद्योग हो गया द्वितीय क्षेत्रक में आ जाएगा। उद्योग किसमें आ जाएगा? द्वितीय क्षेत्रक में। किसके द्वारा ले जा रहे हैं? ट्रक के द्वारा। तो यहां पर देखें, ट्रक उत्पादन नहीं कर रहा है। ट्रक क्या नहीं कर रहा? उत्पादन नहीं कर रहा, लेकिन उत्पादन में सहयोग कर रहा है। इस कपास को
उद्योग तक ले जाने में ट्रक या ट्रैक्टर जो भी है उसकी सहायता से पहुंचाया जा रहा है, कपास को सहायता कर रहा है, तो ये ट्रक जो है ये आ जाएगा सेवा क्षेत्रक में। यानी कि मैं एक तरह से कह सकता हूं परिवहन किस में आ जाएगा, सेवा क्षेत्रक में या तृतीय क्षेत्रक में। अब दोबारा देखें, इसमें कपास का मतलब यहाँ कृषि से उत्पाद हो गए, इसके अलावा शहद प्राप्त करना, जंगल से लकड़ी वगैरह लाना, ठीक है। इसके अलावा मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, डेयरी उद्योग, ये सब प्राथमिक क्षेत्रक में है। द्वितीय क्षेत्रक में विनिर्माण उद्योग आ जाएगा और तृतीय क्षेत्रक में परिवहन हो सकता है, या आजकल जो हम इंटरनेट या फ़ोन इनका यूज करते हैं, इंटरनेट, फ़ोन, ये भी सेवा क्षेत्रक का है। चिकित्सा, ये भी सेवा क्षेत्रक का है, चिकित्सक की सेवाएं, या फिर हम कह सकते हैं स्कूलों की, विद्यालयों की जो सेवाएं हैं वो भी सेवा क्षेत्रक में आएगा। आपका अध्यापक है वो भी सेवा क्षेत्रक में आएगा, ठीक है। तो ये देखें सेवा क्षेत्रक, अब पहले के प्राथमिक क्षेत्र कृषि और कृषि से उत्पाद जो कच्चे रूप के में प्राप्त होता है उसे हम प्राथमिक क्षेत्रक में लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक का रूप परिवर्तित किया जाता है किस क्षेत्रक में, द्वितीय क्षेत्रक में विनिर्माण उद्योग आ जाएगा। और तृतीय क्षेत्रक में क्या आ जाएगा, परिवहन, इंटरनेट, चिकित्सा, विद्यालय, इसके अलावा और भी चीजें हैं। हम धोबी की सेवा भी लेते हैं तो भी वो किस में आ जाएगा, तृतीय क्षेत्रक में आ जाएगा। परिवहन, जैसे आप ट्रेन में बैठ कर गए तो ट्रेन में बैठने में आपने ट्रेन की वहां तक की सेवा ली है जहां तक आपका ट्रेन का टिकट है, ये नहीं कि ट्रेन ही आपकी हो गई, वो ट्रेन की सेवा। किसी आप चिकित्सक को दिखाने जाते हैं तो वो चिकित्सक की सेवा आपको उस समय के जितना आपने उसको चार्ज किया है वो सेवा उस समय के लिए आपकी हो गई। इसी तरह से किसी विद्यालय में आपने एडमिशन लिया है तो उस विद्यालय की उस समय अवधि के दौरान आपको पढ़ाने की जो सेवा है वो आपकी हो गई, तो वो सेवा क्षेत्रक हो गया। तो सेवा क्षेत्रक प्रत्यक्ष रूप से तो कोई उत्पादन नहीं करता तृतीय क्षेत्रक, लेकिन फिर भी उत्पादन में सहयोग करता है, ठीक है। तो अब हाँ आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक क्यों कहते हैं, तो सीधा सीधा है कि तृतीय क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक की तरह उत्पादन तो नहीं कर रहा है, लेकिन प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक की उत्पादन में सहायता कर रहा है। प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक के उत्पादन में क्या कर रहा है, सहायता। एक किसान को अगर बाजार से बीज लेकर जाना है, फसल के लिए बीज लेकर जाना है, खाद लेकर जानी है, अन्य कोई सामान लेकर जाना है, तो वो किसी ना किसी परिवहन के माध्यम से लेकर जाता है, ठीक है। तो परिवहन उत्पादन तो नहीं कर रहा लेकिन उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। अब क्षेत्रकों में परिवर्तन कैसे हो रहा है, पहले ज्यादा उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र में था, जीडीपी में भी योगदान जो है सबसे ज्यादा प्राथमिक क्षेत्र का ही था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन होता गया, लोग सेना में भर्ती हुए, लोगों ने अन्य व्यवसाय खोले, उत्पादन बढ़ा तो व्यापार बढ़ा, तो तृतीय क्षेत्र का दायरा बढ़ता गया। वर्तमान में स्थिति यह है कि लगभग जीडीपी का 85%, हमारी जो टोटल जीडीपी है उसका 85% अभी वर्तमान में वो द्वितीय और तृतीय क्षेत्र से आता है, 85%। और उसके भी अगर मैं आगे चलूं तो ये कह दूं कि जीडीपी में वर्तमान में लगभग 60% योगदान तृतीय क्षेत्र का है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र का जीडीपी में योगदान लगभग कितना है, 15% है। लेकिन अभी भी रोजगार सबसे ज्यादा देने वाला क्षेत्र कौन सा है, प्राथमिक क्षेत्र है। सर्वाधिक रोजगार अभी भी कौन दे रहा है, प्राथमिक क्षेत्र की दे रहा है, ठीक है। रोजगार का मतलब है सबसे ज्यादा रोजगार जो रोजगार में लगे हुए लोग जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में है। द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का योगदान जीडीपी में 85% है, ठीक है, जिसमें अकेले तृतीय क्षेत्र का लगभग कितना है, 60% है, ठीक। आगे चलते हैं। ये हमारे क्षेत्रक हो गए हैं। तीनों क्षेत्रकों के आपसे उदाहरण पूछा जाएगा। पिछली बार तृतीय क्षेत्र की गतिविधि पूछी गई है, तो गतिविधि कोई भी आप बता दें, ठीक। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे इसमें आया है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास कह दें या हम इसे कह दें धारणीय विकास। तो सीधा आपसे परिभाषा पूछेगा सतत पोषणीय विकास या धारणीय विकास किसे कहेंगे, तो सीधा सीधा आंसर है सतत पोषणीय विकास। सतत का मतलब होता है लगातार, ऐसा विकास जो पोषण करता रहे। तो कहने का मतलब है ऐसा विकास जो लगातार होता रहे। क्या याद करना है, ऐसा विकास जो लगातार होता रहे, ठीक है, लेकिन किसको नुकसान ना हो, पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, पर्यावरण को
नुकसान ना हो, और एक शर्त और है कि भविष्य की जो पीढ़ियां हैं, भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताएं पूरी हो या उनकी आवश्यकताओं की अवहेलना ना हो। तो देखें, सतत पोषणीय विकास या धारणीय विकास किसे कहेंगे कि ऐसा विकास जो लगातार होता रहे, कंटिन्यूस होता रहे, लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचे ना, और भविष्य की जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताएं भी क्या हो जाए, पूरी हो जाए। ऐसा नहीं कि हम संसाधनों का इतना ज़्यादा उपयोग कर लें कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए वो संसाधन बचे ही ना। तो हम विकास तो करें लगातार, लेकिन पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे और भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो, उसे हम बोलेंगे सतत पोषणीय विकास या धारणीय विकास। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना लगातार होने वाला विकास, जिससे भविष्य की जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताओं की अवहेलना भी ना हो या उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। कुछ में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। सामाजिक में शब्दों का ही है, आप शब्द, आपका अर्थ सही निकलना चाहिए। शब्दों का यूज आप कैसे भी कर सकते हैं, अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के प्रयास किस किसने किए और कब कब किए। राष्ट्रीय आय की गणना के प्रयास भारत में किस किसने किए। राष्ट्रीय आय की गणना के प्रयास देखें, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कह दें या गरीबी मापन का सर्वप्रथम प्रयास किया दादा भाई नेरोजी ने। दादा भाई नेरोजी ने किया 1868 में। तो आपसे पूछे सबसे पहले भारत में गरीबी मापन या राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया दादा भाई नेरोजी के द्वारा 1868 में गरीबी मापन का प्रयास किया गया। इसके बाद कुछ और विद्वान हैं, जैसे फिंडले सिराज, फिंडले सिराज, VKRV राव, RC देसाई। इन लोगों ने भी राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास किया स्वतंत्रता से पहले, लेकिन इनके पास कोई निश्चित विधि नहीं थी। ये कि नहीं कह सकते हम कि कोई अच्छी सांख्यिकी विधि थी, ऐसी कोई विधि नहीं थी, और विश्वसनीय समंक नहीं थे। समंक मतलब आंकड़े नहीं थे विश्वसनीय। इसलिए 1949 में, अगस्त 1949 में भारत सरकार के द्वारा अगस्त 1949 में राष्ट्रीय आय समिति किसका गठन किया गया। ये क्वेश्चन अलग से याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है बहुत ही, कि राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की गई, अगस्त 1949 में भारत सरकार के द्वारा की गई। इस राष्ट्रीय आय समिति का जो अध्यक्ष है वो बनाया गया PC महालनोबिस। राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष बनाया गया PC महालनोबिस को। इसने अपनी रिपोर्ट, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 2 बार दी, 1951 में और 1955 में। 1955 में एक नया संगठन स्थापित कर दिया गया, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, 1955। लेकिन ध्यान रखिए इसका नाम सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस हो गया है। अब हम केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कह सकते हैं इसे। उस समय केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसका नाम था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तब से लेकर अब तक भारत में राष्ट्रीय आय की गणना यही संगठन करता है। तो आपसे सीधा सीधा पूछे भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, या उस समय नाम था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये दोबारा देखें, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का सर्वप्रथम प्रयास दादा भाई नेरोजी के द्वारा किया गया, 1868 में किया गया। उसके बाद कुछ और विद्वान हैं, फिंडले सिराज, VKRV राव, RC देसाई, इन लोगों ने प्रयास किया, लेकिन इनके पास कोई विधि नहीं थी सांख्यिकी की, और निश्चित रूप से कोई समंक नहीं थे। 1949 में राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना की गई, PC महालनोबिस को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 2 बार दी, 1951-55 में। उसके बाद 1955 में एक नया संगठन आ गया, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तब से लेकर अब तक भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का काम CSO के द्वारा ही किया जाता है। ये ध्यान रखें, इसका नाम सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस हो गया है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद देखते हैं आगे, मानव विकास सूचकांक।
हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले ये बात मानव विकास की सूचकांक की है, इसको मापन की बात किसके द्वारा कही गई? तो मानव विकास सूचकांक की अवधारणा सबसे पहले पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे डॉक्टर महबूब अल हक, डॉक्टर महबूब अल हक, इनके द्वारा दी गई। इसमें भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का भी योगदान रहा है। ठीक है। मानव विकास सूचकांक जारी करने वाली संस्था आपसे पूछे तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। सबसे पहले कब जारी किया गया? 1990 में। पहली बार कब जारी किया गया? 1990 में। मानव विकास सूचकांक जारी करते वक्त यूएनडीपी 3 सूचकों का प्रयोग करती है। किसी भी देश का मानव विकास सूचकांक कैसा है, इसके लिए यूएनडीपी 3 सूचकों का प्रयोग करती है। उसमें हम पहला स्वास्थ्य को ले सकते हैं, या हम कह सकते हैं जीवन प्रत्याशा, कि एक व्यक्ति औसतन कितने वर्ष जीता है। या तो आप जीवन प्रत्याशा याद कर लें या आप स्वास्थ्य याद कर लें, एक ही बात है, या जीवन प्रत्याशा। दूसरा देखें, दूसरा इसमें लिया जाता है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। और तीसरा इसमें सूचक है इंपॉर्टेंट, वो है शिक्षा। तो आपसे ये पूछा जाए कि मानव विकास सूचकांक के सूचकों में किस किस का प्रयोग किया जाता है, तो जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा सबसे पहले कब सामने आई? 1990 में आई। और उन जारी करने वाली संस्था का नाम क्या है? तो यूएनडीपी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखें, अगला छोटा सा एक अंतर आपको और याद रखना है। एक क्वेश्चन और बनता है कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास, ये चीज़ क्या है? थोड़ा सा इसको भी गौर कर लें, छोटा सा है। आपसे पूछा सकता है कि कौन सी व्यापक अवधारणा है? आर्थिक वृद्धि बड़ी अवधारणा है या आर्थिक विकास बड़ी अवधारणा है? देखें, आर्थिक वृद्धि ये केवल एक मात्रात्मक पहलू है। कैसा पहलू है? मात्रात्मक पहलू। कहने का मतलब है कि कितना उत्पादन हुआ, कितनी राष्ट्रीय आय है, कितनी प्रति व्यक्ति आय है, इसे बोलेंगे हम आर्थिक वृद्धि में। लेकिन ये जो आर्थिक विकास है, ये मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक पहलू भी है। ये भी ध्यान रखें कि दोनों में व्यापक अवधारणा कौन सी है, तो ये मात्रात्मक है प्लस इसके साथ साथ गुणात्मक भी है। गुणात्मक ऐसे है कि कितना विकास हुआ, कितना राष्ट्रीय आय, अर्थव्यवस्था में किसका कितना योगदान, ये तो आर्थिक विकास में गिना ही जाता है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें यह भी देखा जाता है कि सामाजिक संरचना कैसी है, राजनीतिक संरचना कैसी है, शिक्षा का स्तर क्या है, स्वास्थ्य का स्तर क्या है, देश में बेरोजगारी का स्तर क्या है, तो ये सब चीज़ें देखी जाती है। तो देखें, आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि की तुलना में व्यापक अवधारणा है। यहाँ पर यह मूल्य विहीन अवधारणा है, मूल्य विहीन। यहाँ मूल्यों का कोई स्थान नहीं है, लेकिन यहाँ मूल्यों को भी स्थान दिया जाता है। मूल्यों से यहाँ मतलब सामाजिक स्थिति से है, उनको भी स्थान दिया जाता है। ये आर्थिक विकास की तुलना में छोटी अवधारणा है और यह आर्थिक विकास की तुलना में बड़ी, या हम कह सकते हैं व्यापक अवधारणा है। तो आपसे अब ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में से बड़ी अवधारणा कौन सी है, तो आर्थिक विकास है। क्यों है? सीधा सीधा है कि आर्थिक वृद्धि में केवल मात्रात्मक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि आर्थिक विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों पहलुओं का अध्ययन करते हैं। ये मूल्य विहीन अवधारणा है, ये मूल्यों को भी स्थान देती है। ये आर्थिक विकास की तुलना में छोटी अवधारणा है, जबकि ये व्यापक अवधारणा है। आज के लिए इतना ही, आप इसको अच्छे से पढ़ें। 10th जिनका पेपर होने वाला है इस साल, टाइम टेबल आ जाएगा, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जो 9 से लेकर 10th में प्रमोट हुए हैं, उनको अपना रजिस्टर डाल के इसको स्टार्ट कर देना चाहिए। सभी को धन्यवाद।